Hi, this is CA Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel, that is CA Inter by Vishwas CA. I hope that you guys are doing really great and let's learn audit series में this is going to be second lecture. आज हम ऐसे नंबर 210 को कवर करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर. लेट मी टेल यू, ये रिवीजन सीरीज है तो मैं रिवाइज कराऊंगी. आई एम गोइंग टू यूज दिस नोट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. ये हमारे क्लास के हैंड रिटन नोट्स है. ये आपको फ्री रिसोर्स के सेक्शन में VCA की वेबसाइट पे मिल जाएगी. आप इसको डाउनलोड कर लेना. ठीक है, मैं बुक वहीं पे रेफर करूंगी जहां पे मुझे रेलिवेंट लगेगा, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है. आप जितना हो सके इन क्लासेस को देखना, जितना आप इनको सुनोगे उतना ही ज्यादा ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स के अंदर, दैट इज फ्लो ऑफ ऑडिट, वो आपके दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये रिवीजन सीरीज है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन मत रखना. अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, फ्री में चाहिए, तो चाणक्य नीति उसके लिए अवेलेबल है. उससे ज्यादा आपको कुछ भी चाहिए, फास्ट ट्रैक बैच है. सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव. बट अगर आप इनको भी देखोगे, आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा है और आपकी पर्पस ये है कि मुझे कम टाइम में चीजें रिवाइज करनी है, सो दिस इज द क्लास फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. Let's start with the revision of essay number 210 that talks about auditor's responsibility with respect to agreeing to the terms of audit engagement. One of the easiest standard of your syllabus. ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि स्टैंडर्ड कहता क्या है और ये स्टैंडर्ड किस स्टेज ऑफ ऑडिट के ऊपर अप्लाई होता है. सो बेसिकली स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा ऑडिटर को, उस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले, अगर वो क्लाइंट नया है या अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उस क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले ऑडिटर आपको दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी. क्या कि सबसे पहले तो आप देख लो कि प्री कंडीशंस ऑडिट की प्रेजेंट होनी चाहिए. प्री कंडीशन का मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड आपको खुद बताएगा. दूसरा, जब आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो ना, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है फिर आप उसको एक्सेप्टेंस दोगे तो आपको क्लाइंट के साथ टर्म्स को अग्री करना पड़ेगा कि किन टर्म्स के ऊपर आप इस ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करने वाले हो. सो दैट मींस देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट TCWG क्लाइंट अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ये दो ऑब्जेक्टिव है जो स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर सेट करे हैं, और इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ऑडिटर को किन रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, ये ऐसे नंबर 210 आपको बताएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है ऑडिटर के ऊपर, नहीं स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है. तो स्कोप आपको ना कोई ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको आप रीड करोगे. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि ऑडिटर को क्लाइंट के साथ, दैट मींस मैनेजमेंट TCWG के साथ टर्म्स को अग्री करना है. और टर्म्स को आप अग्री कैसे करते हो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, एंगेजमेंट लेटर के थ्रू. राइट, दो ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे नंबर 210 ने ऑडिटर के ऊपर सेट करे. सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड कहता है, ऑडिटर आपको ना एक्सेप्टेंस देनी है अगर क्लाइंट नया है, या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है उस क्लाइंट के साथ. ओनली व्हेन, सिर्फ तब अगर ये दो चीजें आप इंश्योर कर पा रहे हो. नंबर वन, ओनली व्हेन प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट, किस एंगेजमेंट के अंदर अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है. दूसरा, आपको कंफर्म करना है कि ऑडिटर और क्लाइंट, दैट मींस मैनेजमेंट TCWG के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. एंड इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ऐसे नंबर 210 ने क्या रिक्वायरमेंट सेट करी. सबसे पहले क्या था कि आपको एस्टैब्लिश करनी है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है इस एंगेजमेंट में या नहीं. इसका मतलब अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे. अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट था तो उसके साथ आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करोगे. प्री कंडीशन का मतलब क्या, आपको ना दो चीजें देखनी है. अगर ऑडिटर एस्टैब्लिश करना चाहता है प्री कंडीशन को, उसको दो चीजें देखनी है. नंबर वन, कि मैनेजमेंट जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर रही है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है. मैम, अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे. दूसरा, ऑडिटर को रिटर्न अग्रीमेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट की. किन चीजों को लेकर कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है. बट किन चीजों को लेकर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, तीन चीजों को लेकर, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दूसरा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ले डाउन करना वो कंट्रोल जो मैनेजमेंट को नेसेसरी लगते हैं सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाली गलतियों को प्रिवेंट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके. तीसरा, आप मैनेजमेंट से राइटिंग में पहले ही लिखवा के ले लो कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, कि मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद थ्री थिंग्स, कि मैनेजमेंट को ऑडिटर को ऑडिट के दौरान तीन चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी जब वो ऑडिट कर रहा होगा. नंबर वन, एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन,
जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मैनेजमेंट से मांग सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कराएगी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब है कि बिना रोक टोक के अगर ऑडिटर इंप्लॉई से बात करना चाहता है तो मैनेजमेंट एक्सेस प्रोवाइड कराएगी टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑडिटर अपनी ऑडिट को इफेक्टिवली कंडक्ट कर पाए। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑडिटर प्री कंडीशन देखता है कि क्या एंगेजमेंट के अंदर प्री कंडीशन प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं देते। राइट, मान लेते हैं कि ऑडिटर ने प्री कंडीशन एस्टैब्लिश कर ली, फिर उसके बाद ऑडिटर को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ अग्री करना पड़ेगा। एंड आप ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हाउ कैसे अग्री करते हो? थ्रू द एंगेजमेंट लेटर या कोई और सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट। ये एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजेगा, मतलब अभी एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर टर्म्स होते हैं कि किन टर्म्स के ऊपर ये ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कराई जा रही है, जो हम नीचे जाके देखेंगे। बट ये एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट ऑडिटर को भेजेगा या ऑडिटर क्लाइंट को भेजेगा? इसका सही जवाब है ऑडिटर क्लाइंट को इस एंगेजमेंट लेटर को भेजता है। फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कंटेंट क्या रहेंगे इस एंगेजमेंट लेटर के, 4 नंबर का क्वेश्चन। सो बहुत ही बेसिक से कंटेंट रहेंगे, जैसे कि ऑडिटर का ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बता देगा, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। ऑडिट के स्कोप में क्या चीजें आएंगी, एंगेजमेंट लेटर में चला जाएगा। ऑडिटर ये बता देगा मेरा रोल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी बता देगा। अभी देखा ना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, कंट्रोल लगाने की, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कराने की, वो भी बता देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एंगेजमेंट लेटर के अंदर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर देते हो कि कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स बना रही है, जैसे कि एएस है, इंड एस है, या अगर कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी है तो भी वो एंगेजमेंट लेटर के अंदर आप डिफाइन कर देते हो। एक रेफरेंस प्रोवाइड करा देते हो कि किस टाइप की रिपोर्ट आपकी मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है। सो एक्सपेक्टेड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट इस नोट के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नोट में क्या है, कहता है कि अगर कोई लॉ, कोई रेगुलेशन मतलब कोई कानून सफिशिएंट डिटेल के अंदर इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पहले कहीं पे प्रोवाइड कराता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। मान लेते हैं कि आप एक पीएसयू का ऑडिट कंडक्ट करने के लिए गए। सो पीएसयू का ऑडिट सीएनडीजी करता है, मतलब सीएनडीजी ऑडिटर को अपॉइंट करता है और वो ऑडिटर आपका ऑडिट कर रहा है। तो उसके केस में क्या होता है कि पीएसयू की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा उसका स्कोप में क्या चीजें रहेगी। तो मतलब ये जितने भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर आपने यहाँ पे बातें देखी, जो भी कंटेंट देखे एंगेजमेंट लेटर के, अगर वो पहले से कहीं पे लिखे हुए हैं तो दोबारा से आपको एंगेजमेंट लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि अगर कोई लॉ रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल में इनको पहले से प्रोवाइड कराता है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, तो दोबारा से ऑडिटर को इनको एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑडिटर को क्या करना है, इट विल बी सफिशिएंट कि आप खाली उस लॉ रेगुलेशन की रेफरेंस दे दो, प्लस यहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो प्री कंडीशन क्या है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर जो क्लाइंट को देगा उसके टर्म्स क्या रहेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा। राइट, अच्छा आप ये बताओ ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा इन सर्टेन सिचुएशन। ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा इन सिचुएशन के अंदर, और इन सिचुएशन में अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, मान लेते हैं प्री कंडीशन जब ऑडिटर ने देखी वो प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले तो ही विल डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप रिजोल्व करने की कोशिश करोगे इस मैटर को आप डिस्कस करके। एंड अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे नंबर 210 ने बहुत साफ साफ बोल दिया कि आपको ना इस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। कब आपको एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है, जब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। तो प्री कंडीशन क्या थी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर मैनेजमेंट आपको अग्रीमेंट देने के लिए रेडी नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल को लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन शॉर्ट अगर आपका प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर एक्सेप्टेंस नहीं देगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। सो कानून आपको करने को कहता है तो स्टैंडर्ड से ऊपर कानून होता है तो फिर आप एक्सेप्टेंस दोगे।
ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मान लेते कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो क्लाइंट कहता है मेरी ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म कर दो, बट वो क्लाइंट आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, कहता है कि सारे एरिया तुम चेक कर लेना बट सेल्स का एरिया चेक मत करना। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैनेजमेंट आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, इफ द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क एंड ये रिस्ट्रिक्शन ऐसी है दैट ऑडिटर बिलीव्स कि उसको लगता है एक्सेप्टेंस देने से पहले ही आपको पता है कि अल्टीमेटली आप डिस्क्लेमर इशू करोगे, तो स्टैंडर्ड ने क्लियरली बोल दिया है इस टाइप की लिमिटेड एंगेजमेंट को आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि जब आपको इवेंचुअली पता है आप डिस्क्लेमर इशू करोगे, डिस्क्लेमर बेटा 705 में हम इसको पढ़ते हैं, मतलब आप कोई भी ओपिनियन नहीं देने वाले हो, तो ऐसी लिमिटेड एंगेजमेंट को आप एक्सेप्टेंस दो ही मत। ठीक है, आगे चलेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। एक ना हमारा कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज चेंज इन द एंगेजमेंट, चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो होता क्या है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस देने के बाद क्लाइंट आपको क्या कहता है कि मुझे टर्म्स को चेंज करना है। जैसे कि अभी आपने ऊपर स्कोप बताया ना ऑडिट का, क्लाइंट आपके स्कोप को चेंज करना चाह रहा है। सो क्या आप मान जाओगे? मतलब अभी तक आपने ऑडिट कंप्लीट नहीं करी है, ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू नहीं करी, इन बिटवीन द ऑडिट क्लाइंट आपके टर्म्स को चेंज करना चाह रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? तो स्टैंडर्ड कहता है, जनरल रूल तो ये है, यू शैल नॉट एक्सेप्ट द चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि आपको ना इस टाइप के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है अनलेस मैनेजमेंट हैज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग दैट। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट का रीजन समझोगे कि मैनेजमेंट किन रीजंस की वजह से टर्म्स को चेंज कराना चाह रही है, और अगर मैनेजमेंट का रीजन आपको जस्टिफाइड लगता है तो आप अग्री करोगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि मैनेजमेंट से ऑडिटर ने रीजन पूछा कि आप क्यों इस टर्म्स को रिवाइज कराना चाह रहे हो, तो मैनेजमेंट ने बोला पहले आपके स्कोप में 2 ब्रांच आती थी, अभी मैं चाहता हूं कि तीसरी ब्रांच की ऑडिट भी आप ही करो। तो स्कोप चेंज हो रहा है, स्कोप कहां पे लिखा हुआ था? एंगेजमेंट लेटर के अंदर, तो अभी आपको टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को क्या ये रीजन जस्टिफाई लग रहा है? यस। सो अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट जिन रीजंस की वजह से आपके टर्म्स को चेंज करना चाह रही है वो जस्टिफाइड है, तो आप अग्री कर सकते हो। अब मैनेजमेंट भी अग्री कर गई है टर्म्स को चेंज करने के लिए, ऑडिटर भी अग्री कर गए टर्म्स को चेंज करने के लिए, तो अब क्या होगा? कोई बात नहीं, आप एक नया एंगेजमेंट लेटर बना लो। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों अग्री कर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अब नए टर्म्स को आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? नए एंगेजमेंट लेटर के अंदर, या फिर कोई और सुटेबल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। बट असली प्रॉब्लम आती है बेटा जहां पे सिचुएशन डेडलॉक की हो जाती है। डेडलॉक मतलब क्या? ऑडिटर चाहता है कि टर्म्स चेंज ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो उसको रीजन दे रही है ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और मैनेजमेंट पुराने टर्म्स के साथ एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाह रही है। So, if the auditor is not agreeing to the change in the terms of engagement and management is not ready to continue with the original terms of the engagement, so auditor change के लिए नहीं मान रहा है और management original terms के साथ engagement perform करने के लिए नहीं agree कर रही है, in that situation standard कहता है अब ये situation ऐसी आ गई कि deadlock आ गया है, क्योंकि कोई भी किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा, तो ऐसी situation में auditor को withdrawal कर लेना चाहिए engagement से, वो resign करके चला जाए। एंड आपने ये बात देखी भी है बेटा कि जब आप SQC1 में इसको पढ़ के आते हो कि जब आप विदड्रॉल करते हो ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करता है कि मुझे इस विदड्रॉल के बारे में किसको कम्युनिकेट करना है, उन लोगों को कम्युनिकेट करना है जिन लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंट करी, दैट इज मैनेजमेंट, TCWG, शेयर होल्डर्स, किसी लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुझे कम्युनिकेट करना है। सो यू कंसिडर योर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। अच्छा, एक कंसेप्ट ऐसे नंबर 210 डील करता है रिकरिंग ऑडिट का। रिकरिंग ऑडिट क्या होता है कि पिछले साल भी आपने ऑडिट करी और इस साल भी आप ऑडिट कर रहे हो, उससे पिछले साल भी आप ऑडिट कर रहे थे, फिर इस साल भी आप ऑडिट कर रहे हो। दिस इज द केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। सो एक ऑडिटर अगर CFM है 10 साल तक वो ऑडिट कर सकता है, उसके बाद आपका कूलिंग पीरियड लग जाता है। क्वेश्चन ये है, अभी पिछले साल आपने क्लाइंट का ऑडिट किया तो पिछले साल आपने टर्म्स के साथ अग्री किया होगा, तो क्या इस साल भी आप टर्म के साथ अग्री करोगे क्या? ऐसा है क्या? तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसा नहीं है, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो आप एक नया एंगेजमेंट लेटर बना सकते हो या टर्म्स को आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट तो हर साल आपको दोबारा से एंगेजमेंट लेटर बना के नहीं देना है। या आपको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट तो किया था कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, बट ये भूल चुके हैं, मतलब इफ ऑडिटर फील्स दैट एंटिटी नीड्स टू बी रिमाइंडेड अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो भी वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को वहां पे उनको रिमाइंड करा सकता है। सिर्फ यही 2 सिचुएशन है जहां पे रिकरिंग ऑडिट के केस में आप टर्म्स
को दोबारा से लिखोगे, अदरवाइज हर एक एंगेजमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो हर साल बार बार दोबारा से नया एंगेजमेंट लेटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो आपको मतलब बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट का मतलब एक ऐसी ऑडिट दैट इज परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर ओवर द ईयर्स। पिछले साल भी आपने ऑडिट करी, उससे पिछले साल भी आपने ऑडिट करी, तो ओवर द ईयर आप ही ऑडिट कर रहे हो। सो अगर रिकरिंग ऑडिट का केस है, ऑडिटर को क्या एसेस करना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस उसको चेक करने पड़ते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे है that whether circumstances requires the change in the terms of engagement, या मैनेजमेंट को याद दिलाने की जरूरत है, मैनेजमेंट नीड्स टू बी रिमाइंडेड अबाउट द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि अच्छा एग्जाम्पल दे पाओगे उन फैक्टर्स के जिन सिचुएशन में ऑडिटर को ये लग सकता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपके चेंज होने चाहिए। जैसे कि बेटा आपने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ना कि एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से टर्म्स आप अग्री करते हो, अगर उनमें कोई चेंज आ रहा है तो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, सबसे पहले क्या था एंगेजमेंट लेटर में, क्या जाता है कंटेंट में, मैम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या, तो अगर उसके अंदर चेंज हो रहा है, सो अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट को आपने बताया था स्कोप क्या ऑब्जेक्टिव क्या, बट मैनेजमेंट ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया या आप स्कोप को चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, कोई नया टर्म आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट में, स्पेशल टर्म जो पहले नहीं था, तो टर्म्स कहां पे अग्री करें, एंगेजमेंट लेटर में, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। या टर्म्स को आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला स्कोप आप चेंज कर रहे हो, तो भी आपको एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा। या सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आया, जिन लोगों के साथ आपने इन टर्म्स को अग्री किया था वो लोग ही बदल गए, तो डेफिनेटली आपको एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। या फिर ओनरशिप आपकी चेंज हो गई है, तो उनको बता रहे हो आप टर्म्स क्या है, तो भी आपको एंगेजमेंट लेटर में टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। एंटिटी का नेचर चेंज हो गया, पहले आप किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो अब आप किसी और बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकती है, राइट। आपकी एंटिटी का साइज चेंज हो गया, साइज चेंज होने से भी आपका स्कोप अफेक्ट हो रहा है। एंटिटी के ऊपर जो लो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती थी वो चेंज होगी, तो भी आपको टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी यूज कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसमें चेंज आ गया, तो ऊपर हमने टर्म्स के अंदर अग्री किया था ना, आइडेंटिफाई किया था कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करे एंटिटी फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, उसके अंदर अगर चेंज आ गया है तो, या फिर कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उनके अंदर चेंज आ गया है जो आपके एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो भी आप टर्म्स को रिवाइज करोगे। सो दिस वाज योर एसे नंबर 210। बस यस, सो ऐसे नंबर 210 में कुल कितने क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको एस्टैब्लिश करना है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है या नहीं। सो प्री कंडीशन का मतलब क्या, वो आपको लिखने को आ सकता है। दूसरा, एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या कंटेंट जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, एक्सेप्टेंस देने से पहले मैनेजमेंट आपके स्कोप को लिमिट कर दी, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। लिमिटेड एंगेजमेंट को आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे अगर आपको पहले से पता है कि आप डिस्क्लेमर इशू करने वाले हो। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है कि आप एक्सेप्टेंस दे चुके हो, रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं करी, मैनेजमेंट ना आपके टर्म्स को चेंज करना चाह रही है, तो आप क्या करोगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखोगे कि मैनेजमेंट के पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है टर्म्स को रिवाइज करने की, और अगर नहीं है तो फिर आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, मतलब आप टर्म्स के साथ, नए टर्म्स के साथ अग्री नहीं करोगे। फिर वो डेडलॉक की सिचुएशन आ गई, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड लास्ट में रिकरिंग ऑडिट का एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने बहुत कम टाइम में जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको रिवाइज करना चाहिए वन डे बिफोर, एंड बार बार अगर आप इस कंटेंट को रिवाइज करोगे, आपको वो रिवाइज कराने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप इसको बुक से रिवाइज करने के लिए जाओगे थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बट कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे मैं आपको नहीं दे रही। मेरा मेन पर्पस क्या है, चीजों को बहुत क्विक वे में रिवाइज कराना। एक आधा ही कोई एडिशनल कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगी, जो इसके साथ आपको देखना चाहिए। एंड बेटा ये कंसेप्ट आपको मिलेगा अपनी बुक के पेज नंबर 209 के ऊपर। सो बेसिकली जो हम अभी ये समझ रहे थे ना कि अगर मैनेजमेंट आपके टर्म्स को चेंज करना चाहती है एक्सेप्टेंस देने के बाद, बट ऑडिटर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई है, तो ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट का रीजन समझता है कि मैनेजमेंट जिन रीजंस की वजह से टर्म्स को रिवाइज कराना चाह रही है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर ये देखता है कि कहीं मैनेजमेंट मान लेते हैं कि आपको कहती है पहले आप मेरे लिए ऑडिट कर रहे थे अब रिव्यू करो। सो मैनेजमेंट आपको क्या रीजन दे रही है कि मुझे इंगेजमेंट का नेचर चेंज करना है। सो क्या ऑडिटर को इस टाइप के चेंज के लिए अग्री कर जाना चाहिए। इसके ऊपर एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो हमने क्लास के अंदर एग्जाम्पल समझे थे ना कि कैसे हम ये वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि मैनेजमेंट जो आपको रीजन दे रही है वो जस्टिफाइड है या नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। बस इतना सा आपको करना है।
थैंक यू सो मच। जितना हो सके इसको बार बार सुनना, ये स्टैंडर्ड आपको रट जाएगा, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। बाय बाय, सी यू इन अनदर क्विक रिवीजन ऑफ अनदर स्टैंडर्ड।